हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लासेस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे नई क्लास में आए हैं। क्लास 6 को पास करके आप क्लास 7 में आ चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं यहाँ पे। तो जैसे कि ये आपका फर्स्ट डे है आपके सेशन का, यानी कि आपका सेशन जो है वो आज से स्टार्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पढ़ाई की बातें भी होंगी, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डे 1 से ये चीज़ें डिस्कस कर लें। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप पूरे सेशन में अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप यहाँ पे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे आप पढ़ेंगे तो आपसे चीज़ें यहाँ पे हो जाएँगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आज हम चैप्टर कौन-कौन से पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ेंगे हम। अभी तक क्लास 6 में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वैसे ही क्लास 7 का आपका फर्स्ट डे है। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नई क्लास में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या कौन से चैप्टर हमारे पास आने वाले हैं, कौन से टॉपिक हमारे पास आने वाले हैं, क्या चीज़ें हम उनमें पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि देखो, डे 1 से जो आपको पढ़ाया जाता है, आपको घर जाकर के वो रिवाइज़ करना है, यानी कि आज का आज ही रिवाइज़ करना है और इसको पूरे सेशन में फ़ॉलो करना है, हर सब्जेक्ट में फ़ॉलो करना है। इससे क्या होगा कि जैसे कि आप आज की जो चीज़ें हैं वो आज ही रिवाइज़ करते हैं, तो नेक्स्ट डे आपके लिए बर्डन नहीं रहता है और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते रहते हैं। तीसरी चीज़, आपको होमवर्क जो दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। आपके डाउट्स जो होंगे वो उसके बारे में आप पूछेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा उसके बारे में भी आप पूछेंगे। यहाँ पे रिवाइज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो ऐसे ही काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं कि पहला जो चैप्टर हमारा होने वाला है, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम उसमें कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास कॉपी रखनी है, ठीक है? अपनी जो बुक है आपकी वो अपने पास रखेंगे और साथ-साथ में देखते भी रहेंगे कि जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक में है, नहीं है तो कितनी ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें देखो, बुक तो कंपल्सरी है, हमेशा लेकर के आनी है। दूसरी जो कॉपी है, जो रफ कॉपी है, उसमें सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे नोट करते रहेंगे और उसी को घर जाकर के आपको यहाँ पे रिवाइज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्लास 7th में आ चुके हैं, ठीक है? तो आप धीरे-धीरे यहाँ पे क्लास 7th लिखने की आदत डालेंगे। जो हम सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वो आपका होने वाला है किससे रिलेटेड। जो चैप्टर है हम वो सॉल्व करेंगे, किससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो यहाँ पर होने वाला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, ठीक है? आज जो है जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, यानी कि परिचय करेंगे कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है और न्यूट्रिशन के बारे में हम और क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी हम किसी चैप्टर पे नहीं जाएँगे, किसी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे बेसिक जो आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही संबंधित ही आपके पास चैप्टर आएँगे। आप देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के प्रकार क्या होते हैं, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है यहाँ पर जीवित रहने के लिए, ठीक है? तो आप देखेंगे कि जीवित रहने के लिए ज़रा सोचो हमें क्या-क्या चाहिए जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं। तो क्या जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए? चाहिए हमें खाना? यस, हमें खाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास कि आप देखते हो कि कोई एक छोटा-सा पौधा था और वो पौधा जो है वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। कभी सोचा है कि वो बड़ा कैसे होता होगा? और वो जब बड़ा होता है तो उसमें फिर फूल लगने लगते हैं, फिर उसमें फल लगने लगते हैं। तो कभी सोचा है कि ये जो पौधा है ये बड़ा कैसे हो रहा है? जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आप बड़े होते हैं, कैसे होते हैं? क्योंकि आप खाना खाते हैं, इसीलिए आप क्या हैं? बड़े हो रहे हैं खाना खा के। तो पेड़-पौधे भी ऐसे बड़े होते हैं, बहुत छोटे थे फिर वो धीरे-धीरे करके क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। तो मतलब हमने कहा कि जैसे हम बड़े होते हैं वैसे पेड़-पौधों को भी हमने देखा है कि वो भी बड़े होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या पेड़-पौधे भी खाना खाते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या पेड़-पौधे भी खाना खाते हैं?
नेक्स्ट चीजें आपने देखी होंगी यहाँ पे, एक डिफरेंस जो आपने पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर, पहले तो यही समझो थोड़ा सा, सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। सजीव और निर्जीव का मतलब क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस हम देखते हैं। सजीव का मतलब ऐसा है कि जिसको जिसको क्या है, जिसकी शरीर में आप देखते हैं कि ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि। वो उसकी बॉडी में डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि विकास भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब बताओ, एग्जाम्पल बताओ मुझे। सजीव का मतलब होता है कि ऐसे जीव या ऐसी संरचनाएं जिनमें हमें वृद्धि भी देखने को मिलती है और हमें विकास भी देखने को मिलता है। और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बोलूं तो मैंने कहा कि जिनकी लंबाई बढ़ रही है, जिनका भार बढ़ रहा है, जिनमें शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, ऐसे जो संरचनाएं हैं उनको हम सजीव कहते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं, अगर हम मनुष्य का एग्जाम्पल लें, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें, तो क्या मनुष्य सजीव कहलाएगा? सोचो, क्या हमारी ग्रोथ होती है, हमारी वृद्धि होती है, हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, हमारे शरीर का जो भार है वो बढ़ता है। डेवलपमेंट हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, विकास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पूरे अंगों का यहाँ पे निर्माण होता है, पूरे अंगों का विकास यहाँ पे होता है। जब हमें चोट लगती है तो वो चोट फिर ठीक हो जाती है, तो उसको भी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ग्रोथ ही कहेंगे, क्योंकि वो चोट जो है वो ठीक हो जा रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मनुष्य जो है वो सजीव होगा? मनुष्य सजीव होगा, यस और नो? हमने कहा यस, मनुष्य सजीव होगा, यानी कि मनुष्य में जीवन पाया जाता है। जीवन का पाए जाने का मतलब क्या है, जीवन के पाए जाने का मतलब है कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि और विकास देखने को मिलता है यहाँ पे। और दूसरी चीज, उन्हें यहाँ पे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उनके लिए क्या है, भोजन की आवश्यकता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट का। अगर मैंने बोला, एक और एग्जाम्पल है प्लांट या पादप। क्या पादप सजीव होते हैं? क्या पादपों में वृद्धि होती है? तो अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि हाँ, पादप जो होते हैं वो छोटे रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें वृद्धि देखने को मिलती है, वो बड़े होते हैं, उनमें नए नए जो अंग हैं वो बनने लगते हैं। जैसे नए अंग का मतलब क्या हुआ, जैसे उनमें फूल बनने लगते हैं, जैसे उनमें फल लगने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें नए अंगों का निर्माण हो रहा है। अब क्योंकि नए अंगों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इनके शरीर में आप परिवर्तन देख रहे हैं, तो क्या इनको भी भोजन की आवश्यकता है? तो आपका आंसर आएगा यस और नो। आप बताओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, आपके अकॉर्डिंग क्या इनको भी यहाँ पे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि पादपों में, पादप सजीव तो हैं, पादपों में वृद्धि और विकास तो हो रहा है, लेकिन क्या पादपों को भी बड़ा होने के लिए, वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है? तो चलो, ये तो हुई बात किसकी, पादप की। पादप भी सजीव हैं, मनुष्य भी सजीव है जिनमें जीवन पाया जाता है। तो जो कि हमने बोला कि क्योंकि मनुष्य सजीव है और सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, फिर हमने बोला कि पादप भी सजीव है, इसलिए पादप को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब क्या है, पादप भी भोजन करते हैं। अच्छा, वैसा भोजन नहीं करते जैसे आप खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा नहीं करते हैं। उनका भोजन थोड़ा अलग होता है, लेकिन भोजन वो भी ग्रहण करते हैं। अब वो क्या भोजन ग्रहण करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले तो ये समझो कि न्यूट्रिशन या पोषण का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिशन में क्या हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि पादपों में जो पोषण है वो कैसे होता है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, हम ये बात करेंगे कि पादपों में कैसे पोषण हो रहा है, हम बात करेंगे कि मनुष्यों में कैसे पोषण हो रहा है, हम बात ये करेंगे कि पोषण अगर नहीं हुआ, अगर किसी में पोषण नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा समझो सजीव निर्जीव के बारे में, ये तो आपने बात की है सजीव की, अब थोड़ा सा आप निर्जीव के बारे में जब बात करेंगे
थोड़ा सा आप निर्जीव के बारे में बात करेंगे तो हम समझेंगे कि सजीव निर्जीव से कैसे अलग है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके क्लासरूम में जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर क्या है, एक टेबल है एक टेबल। आपके क्लासरूम में एक टेबल है। अब आप क्लास 6 में जिस क्लासरूम में बैठे थे, आपने क्लासरूम चेंज किया होगा, क्लास 6 से आप दूसरे रूम में आए हैं जो कि आपकी क्लास 7th है। तो जब आप क्लास 6 में थे वहाँ पर आप पूरे सेशन में, पूरे साल भर में आप उस टेबल पे बैठते थे, उस टेबल पे अपना बैग रखते थे कि बैठेंगे तो आप चेयर पे बैठेंगे या स्टूल पे बैठेंगे। तो जो टेबल है या जो मेज है यहाँ पे, वहाँ पर आप अपना क्या रखेंगे, बैग रखते हैं। क्या पूरे साल भर में आपने देखा कभी कि वो जो टेबल है उसका जो आकार है वो बढ़ रहा है या उस टेबल में नए अंगों का निर्माण हो रहा है? कभी देखा ऐसा? या वही आपके क्लासरूम में ही एक चेयर है या स्टूल जिसमें आप बैठते हैं, क्या आपने देखा कि वो जो स्टूल है उनका जो आकार है वो बढ़ेगा या उनमें नए अंगों का विकास होगा? या कभी आपने देखा कि या सुना कि उनको हम क्या दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं? देखो, आपने सुना होगा कि प्लांट्स को हम पानी देते हैं, आप देते भी होंगे अपने घर में। जो पौधे होते हैं, जो फूलों के पौधे हैं या जो सजावटी पौधे हैं या जो हमारे घरों में जो फसल होती है उसको आप पानी देते हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ आपने खाना या पानी कभी किसी मेज या किसी कुर्सी को दी है? या अपने घर को कभी आपने वो जो पानी और खाना है उसको दिया है? कभी किसी पत्थर को आपने खाना दिया है? हमने कहा नहीं दिया है। उनको कभी खाना हमने दिया भी नहीं है और ना ही कभी हमने देखा कि उनका जो आकार है, उनका जो भार है वो बढ़ रहा है या उनमें नए अंगों का निर्माण हो रहा है। मतलब मतलब कि निर्जीव के शरीर में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर हम आंतरिक रूप से बोले तो आंतरिक रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाहरी रूप से भी हम देखते हैं कि टेबल एज इट इज है। आपने पूरी क्लास यहाँ पे पढ़ी, क्लास 6 में, आप क्लास 7th में आ गए हैं। 7th में भी जो आपकी टेबल है, जो आपकी चेयर है, जो आपके स्टूल है, वो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, उनमें भी आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब निर्जीव जो होते हैं उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, मैं न्यूट्रिशन को भी अभी हटा दे रही हूँ, वो यहाँ पर डिस्कस किया है हमने सजीव और निर्जीव के बारे में। ठीक है, ये दो शब्द जो हैं ये आपको यहाँ पर इनमें अंतर करना आना चाहिए। हमारा जो पर्यावरण है, जहाँ हम रह रहे हैं, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का जो आवरण है, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं, वो इन दो चीजों से ही मिलकर के बना है। या तो उसमें सजीव आपको देखने को मिलेंगे या उसमें आपको निर्जीव देखने को मिलेंगे। ठीक है, सजीव जिसको हम लिविंग कहते हैं और निर्जीव जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, सजीव जिसमें लाइफ आपको देखने को मिलती है, लाइफ पाई जाती है, और निर्जीव जिसमें लाइफ नहीं पाई जाती है। अच्छा, अगर मैं सजीवों की एग्जाम्पल आपको बताऊं तो ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, सजीव जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जो पादप है वो सजीव होते हैं, जो जंतु हैं वो सजीव होते हैं। अब मैंने पादप बोला है तो पादप में सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे, सारे हरे पेड़ पौधे आएंगे, छोटी घास से लेकर के, झाड़ियों से लेकर के, पेड़ों से लेकर के, सभी क्या होते हैं, पादप में आ जाते हैं। अगर मैंने जंतु बोला है, जंतु मतलब एनिमल, तो उसमें सारे ही एनिमल आएंगे, आपके चींटी से लेकर के, आपके हाथी से लेकर के, आपके मनुष्य से लेकर के, आपके कॉकरोच से लेकर के, ठीक है, आपकी बर्ड्स जो होती हैं, आपकी फिशेस जो होती हैं, वो सारे ही किस में आ जाते हैं, आपके जंतु में आ जाते हैं। तो इसीलिए जंतु को हम एनिमल कहते हैं और एनिमल में सारे ही एनिमल आते हैं। ह्यूमन भी एनिमल में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। और पादप में हमने क्या बोला, ऑल प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ये शब्द ध्यान रखना, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, तो क्या यही सजीव होते हैं? सजीव में हम एक और चीज पढ़ते हैं, वो होते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव आपने एड में देखा होगा, जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु जो होते हैं या जो बैक्टीरिया होते हैं,
तो ऐड दिया जाता है, जैसे सोप का ऐड होता है, आपसे कहा जाता है कि इस सोप से हाथ धोइए, आपके हाथ में एक भी जर्म्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। और जब वो लेंस से उस हाथ को देखते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़े बड़े कीड़े दिखाई देते हैं। तो ये हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें एक उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है, जिसका नाम है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने सूक्ष्मदर्शी देखा हो सकता है कि कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा। आप धीरे धीरे करके सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जब आप सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे, जब आपके पास सूक्ष्म जीव से संबंधित कोई चैप्टर आएगा, तब आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप को भी देखेंगे, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे भी, जब आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, सजीवों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलो, अब हमने बोला ये होते हैं सजीव। अच्छा, इसके अलावा और भी सजीव होते हैं, जैसे कि आपके आसपास आपने देखा होगा जो मशरूम आप खाते हैं, जिसकी सब्जी आप खाते हैं, जैसे कि फफूंद जो लग जाती है, ठीक है, फंगस खाने में लगती है, फंगस जिससे खाना खराब हो जाता है, वो भी है। लेकिन अगर हम कहें कि मुख्य रूप से आपके जो आते हैं वो ये 3 आते हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सजीव होते हैं। इनके अलावा जो आप अपने चारों ओर जो देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं अपने चारों ओर आप, जैसे कि पानी जो है, जैसे कि मिट्टी जो है, मिट्टी में सारी ही मिट्टी आ जाती है, ठीक है। सारी मिट्टी का मतलब क्या है, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि रेतीली मिट्टी है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल काली मिट्टी है, जैसे लाल मिट्टी है, जो आप बहुत अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखते हैं। तो आप रेत है या जो बजरी है, जो सीमेंट है, वो सब मिट्टी में ही आ गया है। तो जैसे मिट्टी है, जैसे कि पत्थर है, जैसे कि वायु है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या एग्जाम्पल आते हैं, निर्जीव हैं, ये सारे ही निर्जीव के उदाहरण आपके पास आते हैं। तो अब एग्जाम्पल हमने समझ लिए हैं, एक सिंपल सी चीज आप ये समझो, इनको डिस्कस करने का अर्थ ये है कि सजीव में आपको पोषण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं। दोनों ही आपने पोषण भी लिखना है, न्यूट्रिशन भी लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन को पोषण या पोषण को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें जो है वो पोषण पाया जाता है। निर्जीव की अगर हम बात करें तो निर्जीव में पोषण या न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब भी हम पोषण की बात करेंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं सजीवों के बारे में कि सजीवों में जो पोषण है वो कैसे होता है। क्लियर है इतनी बात? आप समझे पोषण क्या होगा? तो हमें पोषण को समझना है तो कि हमें निर्जीव को हटा दो, क्योंकि निर्जीव में पोषण की प्रक्रिया नहीं होती। चलो, अब आओ समझते हैं पोषण को। अभी आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझो, क्योंकि चैप्टर आएगा और जब चैप्टर आएगा तब आपको प्रॉपरली नोट भी करवाया जाएगा, ठीक है। अभी बस समझना है पोषण को। अब पोषण क्या होता है ये ध्यान दो। सबसे पहले हमने बोला कि जैसे कि हमने कहा कि हमें जीवित रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, सबको खाना खाना पड़ता है। क्यों खाते हैं हम खाना, या कब खाते हैं हम खाना? हम खाना तब खाते हैं, हम भोजन तब ग्रहण करते हैं जब हमें भूख लगती है। ऐसा होता है जब हमें भूख लगती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वैसे क्वेश्चन स्टार्ट तब करते हैं कि हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं, तो या हम भोजन कब ग्रहण करते हैं। हमने कहा जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, ठीक है। अब जब आपको भूख लगी, फिर आपने क्या किया, आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप क्या होता है, फिर आपको भूख नहीं लगती है। इस टाइम पर आपको क्या है, भूख शांत हो जाती है। अब आपकी भूख शांत हो गई है। तो हमें भूख लगती ही क्यों है, पहली बात तो ये तो हमें समझ आ गया है कि हम खाना खाते हैं भूख लगने पर भूख लगती ही क्यों है?
ठीक है। और चलो ठीक है, हमें भूख लगी और हमने भोजन ग्रहण नहीं किया, हमने खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? जब आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी। ठीक है, आपको कमजोरी महसूस होगी, आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ पैर जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर लगातार किसी ने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया, तो फिर वो किसी काम को करने की हालत में नहीं होता है। ऐसे ही उसने फिर भी खाना नहीं खाया और काफ़ी दिन बाद आप देखेंगे कि वो उठने की हालत में भी नहीं है और फिर भी उसने खाना नहीं खाया, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा, अगर उसने खाना नहीं खाया तो। तो हमने बोला कि ऐसा क्या है कि भोजन ग्रहण ना करने पर हमारी मृत्यु हो सकती है? उसका एक सिंपल सा आंसर है कि हम स्टार्ट करते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है। देखो, हमारा जो शरीर है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। इसके अलावा हम काम भी करते रहते हैं। हम यहाँ पे कोई भी काम है, काम का मतलब क्या है कि आप उठे, आपने अपने जो रोजमर्रा के काम है वो किए, आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल से घर जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, सारी जो काम आप कर रहे हैं, इस काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ऊर्जा क्या होती है फिर? एक शब्द और आया है, ऊर्जा। ऊर्जा को अगर मैं आपको परिभाषा दूं तो मैंने बोला, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मतलब कोई जितना ज्यादा काम करेगा, इसका मतलब ये कि उसमें उतनी ही ऊर्जा है। कोई कितना ज्यादा एक्टिव है, इसका मतलब उसमें उतनी ऊर्जा है। ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, हर टाइम होती है, चौबीसों घंटे होती है, चाहे आप सो रहे हैं तो भी होती है, चाहे आप दिन भर लेटे हुए हैं तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको हर हालत में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपको ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, अगर आपको ऊर्जा मिल रही है तो आप क्या हैं? जीवित हैं। अब क्या होगा अगर आपको ऊर्जा नहीं मिली? तो फिर कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो जीव है, वो यहाँ पे जीवित नहीं रह पाता है। ये ऊर्जा जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? तो हमने बोला ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। अब समझ आया? अच्छा, अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें भूख क्यों लगती है। आपने बोला कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? हमने बोला हम भोजन ग्रहण करते हैं। आपने बोला भोजन ग्रहण करने पर क्या होता है? हमने बोला हमारी भूख शांत हो जाती है। हमने बोला कि भूख लगने का कारण क्या होता है? भूख लगने का कारण है कि ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी कि ऊर्जा कम हो जाती है। तो जब भी आपको भूख लगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा कम हो रही है, आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है और आपका शरीर जो है वो ऊर्जा को मांग रहा है। तो अब इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो फाइनली आप आओ कि पोषण क्या होता है। आपने कहा कि जब आपको भूख लगी तो आपने भोजन ग्रहण किया, फिर आपको ऊर्जा मिली। ठीक है, और इस ऊर्जा का आपने उपयोग किया, जैसे कि आपके शरीर की वृद्धि होती है इस ऊर्जा से, जैसे कि आपके शरीर का विकास होता है, जैसे कि आप हर एक काम को यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इस ऊर्जा का क्या कर रहे हैं? आप उपयोग कर रहे हैं। तो यही जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस? खाना खाना, खाने से ऊर्जा मिलना और ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा क्या करना? उपयोग करने की प्रक्रिया को ही हम पोषण कहते हैं। तो ये सारी जो आपकी यहाँ तक की प्रोसेस है, इसको क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ कि पोषण का मतलब है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। अब मैं एक शब्द आपको बताती हूँ जो कि आपने सुना होगा कई बार, आपने ऐड में देखा होगा कि कोई कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण का मतलब होता है पोषण का पूरा ना होना या पोषण में कमी आना, उसको कहते हैं कुपोषण। कुपोषण किसमें देखा जाता है? जिसको
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, जिसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, कुपोषण का शिकार है। तो हमने समझा है पोषण को कि पोषण क्या होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। पोषण का मतलब क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा का बनना, उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा अलग अलग कामों में उपयोग करना। हमारे शरीर की वृद्धि होती है, उस ऊर्जा से विकास होता है, हम अलग अलग काम को कर पाते हैं, हमारे शरीर का रख रखाव जो होता है वो इसी ऊर्जा से होता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रक्रिया है। अब देखो प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया में अलग अलग स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग जो चरण है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि भूख लगने पे भोजन ग्रहण करना पहला स्टेप है, भोजन से ऊर्जा का बनना दूसरा स्टेप है, ऊर्जा का उपयोग करना तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है। तो ऐसे ही प्रक्रिया क्या होती है जिसमें अलग अलग चरण शामिल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अभी तक की बात अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो क्लास हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा है न्यूट्रिशन का। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा सेशन है, हमारे सेशन का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसको यहाँ पर समझेंगे। वो जो चैप्टर है वो आपके न्यूट्रिशन से संबंधित होगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड होगा, इसीलिए आपको न्यूट्रिशन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप पोषण को समझे। यहाँ पे पोषण के बारे में कुछ और चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, रीड करके लेकर के आना है, जस्ट आपको रीड करना है और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।